हेलो। 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 आवाज। हेलो। हेलो। देखिए तो पंखा बंद कर दीजिए इधर से अब। 5 मिनट नीचे वाला भी बंद कर दीजिए, तब तक एक झाट चलने दीजिए। 5 मिनट अभी चलने दीजिए, वो गर्म वाले हैं उधर। शरीर में उन लोगों की गर्मी ज्यादा है भाई। जब तक गर्मी निकल ना जाए तब तक वो कहाँ बंद किया जा सकता है। देखिए, आपका एविडेंस एक चल रहा था, और एविडेंस में आपका भाई आवाज कान में तो नहीं लग रही है, बता दीजिए तो। यहाँ भी कम बेसिक। हेलो। देखिए, आपका एविडेंस एक चल रहा था, और आपका उसमें प्रिजम्पशन के बारे में कल बताया गया था। यानी कि आपका प्रिजम्पशन यानी कि उपधारणा या अनुमान, जो लेक्चर ऐप पर पढ़े हैं उसमें प्रिजम्पशन के बारे में 2 लेक्चरों में ख़त्म हुआ है। आप जब सेक्शन 4 आप मैंने पढ़ सकते हैं, वीडियो से भी वीडियो उपलब्ध है एविडेंस का। और उसमें आपका कल तो बहुत शॉर्टकट में हमने बताया था, और नए लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत भी थी, जो मैंने सेक्शन 4 जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा प्रिजम्पशन समझना दिक्कत है। तो फिर एक बार 2 मिनट दोहराया जाए। देखिए, उपधारणा परिभाषित नहीं है। ये पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि प्रिजम्पशन या अनुमान या उपधारणा या कल्पना कहाँ परिभाषित है, तो किसी भी सेक्शन में परिभाषित नहीं है ये। तो उपधारणा होती क्या है? तो कल बताया गया था कि उपधारणा एक अनुमान होता है जहाँ की न्यायालय एक बात के प्रूफ हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर दूसरी बात का अनुमान लगा लेता है। ये अनुमान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, यानी कि सकारात्मक भी अनुमान हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये अनुमान 2 प्रकार का होता है, एक तथ्य का अनुमान और दूसरा विधि का। तो जो बेयर एक्ट में सेक्शन 4 में प्रिज्यूम शब्द हैं, यानी कि उपधारणा कर सकेगा शब्द हैं, ये आपका तथ्य की उपधारणा है या प्राकृतिक उपधारणा या तथ्यात्मक उपधारणा। और इस अनुमान को निकालने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। अनुमान निकाल भी सकता है, नहीं भी निकाल सकता। अगर नहीं निकालता तो जो व्यक्ति अनुमान की मांग कर रहा है उससे प्रूफ मांग सकता है कि आप क्या लाइए, कोई सबूत। और अगर न्यायालय अनुमान लगा लिया तो ऐसी दशा में उस अनुमान का सदैव खंडन किया जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है, अर्थात उस अनुमान को गलत साबित किया जा सकता है। और एक उदाहरण चोरी वाला बताया गया था कि चोरी के कुछ समय पश्चात किसी व्यक्ति के पास चोरी का माल बरामद होता है, तो क्या हो सकता है, उतना डिटेल में आज नहीं बताया जाएगा। दूसरा जो अनुमान होता है वह विधि का अनुमान होता है। विधि का अनुमान सेक्शन 4 में आपका कह सकते हैं कि 2 शब्दों में समाहित है, एक सेल प्रिज्यूम और दूसरा कंक्लूसिव प्रूफ। सेल प्रिज्यूम माने उपधारणा करेगा, और कंक्लूसिव प्रूफ मतलब अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण। तो सेल प्रिज्यूम में क्या होगा, जहां जहां बेयर एक्ट में लिखा है न्यायालय एक बात के साबित हो जाने पर दूसरी बात का अनुमान लगाने के लिए बाध्य है। सबूत की मांग अनुमान लगाने के लिए नहीं करेगा, लेकिन ये अनुमान खंडनीय है। यानी कि आपका विधि की जो ये खंडनीय उपधारणा है, और ये किसमें समाहित है शब्द में, सेल प्रिज्यूम। और लास्ट में बताया गया था कंक्लूसिव प्रूफ, जो पिछली बार भी यूपीजे में आ चुका है, और एक क्वेश्चन निश्चित इस पर बनता ही रहता है कि अकाट्य तर्क, यानी कि न्यायालय एक बात के साबित हो जाने पर
दूसरी बात का अनुमान निकालने के लिए बाध्य होता है, और जो अनुमान निकाल लिया है न्यायालय, अब उसका विरोध करने की माने विरोध करने की अनुज्ञा, परमिशन किसी को नहीं दी जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विधि की अखंडनीय उपधारणा या कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत, निर्विवाद प्रमाण, माने ऐसा प्रमाण, अकाट्य प्रमाण जिसको काटा नहीं। और एक उदाहरण हमने अच्छा कल बताया था अकाट्य प्रमाण का, एविडेंस में तो बताया ही जाएगा, एक दो उदाहरण दूसरे कानूनों से भी लिया जाए। एविडेंस की फिर सेक्शन याद रखिए, कल बताया गया किन किन सेक्शनों में अकाट्य प्रमाण है। 3 केवल सेक्शन, कौन कौन से, 41, 112, 113। आप बेयर एक्ट में, फिर मैं बता दूं, आपका जो मैंने बेयर एक्ट दिया गया है उसमें चार्ट बनाकर कई मैंने धाराओं में कंक्लूसिव प्रूफ लिखा गया है, तो वो सब न पढ़िएगा। जो बताया जाए शुद्ध रूप से 3 धारा पढ़िएगा, 41, 112, 113। क्योंकि जो बेयर एक्ट की बात है, जहां निश्चायक सबूत लिखा होगा, केवल हम उसी धारा को अकाट्य तर्क मानेंगे, और बेयर एक्ट में केवल 3 सेक्शनों में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके बाद हमने बताया था कि दस्तावेज संबंधी अनुमानों के बारे में सेक्शन 79 से लेकर 90A तक प्रावधान है कि दस्तावेज के बारे में कुछ क्या निकाला जाएगा, अनुमान। 79 से लेकर 90A तक आपका केवल आपका मे प्रिज्यूम शब्द आएगा या शैल प्रिज्यूम शब्द आएगा, कहीं भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी कि दस्तावेज संबंधी अनुमान में कहीं भी निश्चायक सबूत का प्रावधान नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसके बाद आपका कौन कौन सा अनुमान लगाया जाएगा, तो इसमें देखिए आपका केवल प्री में ज़्यादा पूछा जाता है। प्री के लिए आपको करना क्या है, एक तो सेक्शन पकड़ना है कि किस सेक्शन में क्या है, हेडिंग। दूसरा, उस सेक्शन में तथ्य की उपधारणा है कि विधि की, तो अगर मे प्रिज्यूम रहेगा कहीं भी, यानी कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा, तो वह तथ्य की उपधारणा होगी, और आपका और शैल प्रिज्यूम रहेगा तो वह विधि की, यानी कि अस्वाभाविक या विधि की। अब क्या उपधारणा की जाएगी, किसके बारे में की जाएगी, ये 79 से लेकर हम कहाँ तक शुरू किए थे, आपका 90A। अब आइए फिर आपका भूमिका फिर एक बार बता दी गई, उसके बाद से आपका एक वहीं बेयर एक्ट से ही इधर पढ़ना है। फिर आपका थोड़ा जो आएगा कठिन, वह आपका 91 से आएगा। तो एक फिर हम दोहरा दे रहे हैं, तब आगे बढ़ रहे हैं। कोरिलेट करते रहिए बेयर एक्ट पर, और कम से कम ये जरूर लिखते रहिए कि विधि की उपधारणा है कि तथ्य की, यानी कि फैक्ट की है इलाका, कौन सा अनुमान है, बेयर एक्ट पर क्या करना है, लिख लेना है। और वह धारा किस धारा से ऐड है, वह धारा भी बेयर एक्ट पर लिख लेना है, क्योंकि ये प्री के लिए केवल 3-3 लाइन इधर की धाराएं पढ़ी जाती हैं। देखिए कह करके भाई, 79 हम बताए थे प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अनुमान, तो आपको बताया गया था कि 74 में लोक दस्तावेज परिभाषित है, इसकी प्रमाणित कापी पाई जाती हैं 76 में, पेश करिए 77, और जो पेश कर दिया गया तो अनुमान न्यायालय लगाएगा 79। तो अब यही पॉइंट पकड़ना है कि मे प्रिज्यूम है कि शैल प्रिज्यूम की कंक्लूसिव प्रूफ, तो शैल प्रिज्यूम है, तो शैल प्रिज्यूम में पहला आ गया कि 79 कौन के तहत कौन सी उपधारणा है, तथ्य की कि विधि की, और खंडनी की अखंडनी, खंडनी। न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार हैं, बाध्य है
लेकिन इसका खंडन या विरोध किया जा सकता है, इस अनुमान को काटा जा सकता है। तो एक बार आपका एमपी में पूछा कि क्या अनुमान किया जाएगा, आपका प्रमाणित प्रत के असली होने के, जो प्रमाणित प्रत दिया है उसके मने पद के बारे में अनुमान, उसके हस्ताक्षर के बारे में अनुमान कि सही है उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, कल बताया गया था उपर्युक्त सभी। चलिए याद तो किए हैं भाई, कम से कम इतना बता दे रहे हैं, नए लोग कम हैं, यानी कि अब पप्पू लग रहा है कि अगली परीक्षा में क्या हो जाएगा, पप्पुआई नहीं करना पड़ेगा। तो पप्पू अब न बनिए भाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भले नकल कर लिए हो, कंपटीशन में नकल करने का मौका नहीं मिलता जल्दी, तो कुछ लोग उसमें भी कर ले जाते हैं, पुरचा उर्चा ले जाते हैं। लेकिन आप प्रयास करिए कि भाई दो दो बार बताया जा रहा है, तीन तीन बार, जब तक, यानी कि मोदी जी का सिद्धांत है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो हमारा भी सिद्धांत है कि जब तक कि बच्चे के दिमाग में न घुस जाए, यानी कि बच्चे नहीं भाई, आपका वयस्क कहा जाए, फिर शब्द वापस लिया जाता है। जब तक कि वयस्कों के दिमाग में बात न घुस जाए तब तक बताते रहिए। और शाम को भी बताया जा रहा है कि न आए तो पूछिए, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तीन तीन बार मैं कहता हूँ, चार चार दो दो बार वैसे बता रहा हूँ अब, कि न आए, जो भी बात न आए, भले ऑनलाइन वाले पूछ ले रहे हैं, ऑफलाइन वाले मौनी बाबा बने हैं, ऑनलाइन वाले दो चार आपत्ति किए कि ये फिर से बताया जाए, तो फिर से भाई बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 80 आइए सेक्शन 80 भी बताया गया था, काफी महत्वपूर्ण है। साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यहाँ भी सेल प्रिज्यूम लिखा है, तो पहला पॉइंट पकड़ना है कि 80 में कौन सी उपधारणा है, विध की, खंडने की, अखंडनी, खंडनी। अब देखिए इसमें आपका क्या जोड़कर पढ़ना है, यानी कि अगर न्यायिक कार्यवाही के दौरान या किसी न्यायिक प्राधिकारी ने कानून द्वारा सशक्त होते हुए कोई कथन अभिलिखित किया है, कोई दस्तावेज निष्पादित लिखा है, या कोई संस्वीकृति लिखी है, या कोई बयान दर्ज किया है, और वह दस्तावेज यानी कि पेश किया जाता है कहीं, तो न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि वह दस्तावेज सही है, बयान सही है, और जिस परिस्थिति में बयान होना चाहिए वह परिस्थिति भी सही है कि गलत। तो बताइए किसका किसका अनुमान लगाया जाएगा। अब ये अंदर की बात, दस्तावेज के सही होने के, कथन की सही होने की, परिस्थिति की सही होने की, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी। एक उदाहरण सबसे अच्छा मैं बताया था, जो काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है सीआरपीसी का, 164, आपका स्टेटमेंट भी दर्ज होता है और कन्फेशन भी। इसके बाद आपका 81 राजपत्रों समाचार पत्रों में जो छप गया है या इंग्लैंड में, तो अगर मैंने समाज राजपत्र में कोई चीज छपी है तो क्या माना जाएगा, सही कि गलत, सही, ये भी विधि की उपधारणा। इसके बाद 81 ये बताया गया इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा। इसके पहले एमपी आपका जे में ये आया था, बस हेडिंग दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा किस धारा में की गई है, तो 81A। इसके बाद आपका एविडेंस की धारा 82 कभी नहीं पूछा गया है, आज तक छोड़ सकते हैं। अब 83 पूछा जाता है, सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखाओं के बारे में उपधारणा। अब देखिए यहीं से आपका शुरू भी करना है, कल हल्का सा कम बताया गया, फिर बताया जाए। जब भी सेक्शन आप 83 पढ़िए, मैं बता दूं, जब भी सेक्शन 83 पढ़िए तो इसी के साथ 87 और 36 पढ़िएगा, और 36 से कोरिलेट करके 83 और कौन सी धारा पढ़ेंगे, 87। पहले समझिए इसको भाई, आपका दो दो लाइन की है। धारा 36 बताती है, पहले धारा 36 को देखिए। सेक्शन 36 आपका
सेक्शन 5 से लेकर 55 के बीच में है, जो तथ्यों की सुसंगत के विषय में बताती हैं, अर्थात कौन सी वे बातें हैं, वे कौन सी बातें कानूनी रूप से उचित है, जिन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। उन बातों का उल्लेख सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में दिया गया है। अब समस्या ये आई कि जो मानचित्र सरकार बनाती है या सरकार के कर्मचारी, जो रेखा सरकार बनाती है या सरकार के कर्मचारी, या जो चिन्ह बनाते हैं, क्या वे चिन्ह रेलेवेंट होंगे कि नहीं। तो धारा 36 कहती है कि रेलेवेंट होंगे, उचित होंगे, साक्ष्य में सुसंगत होंगे, यानी कि उन्हें साक्ष्य में दिया जा सकेगा। अभी 36 हम चल रहे हैं। फिर आपका ये कहा गया है कि अगर किसी ने किताब लिखी हो और वह लोक लोक के विक्रय के लिए, यानी कि उस किताब को समाज का कोई भी व्यक्ति पैसा देकर क्या कर सकता है, खरीद सकता है, और उस किताब में कोई मानचित्र बना है, रेखा बनी है, चार्ट बना है, चिन्ह बनाया गया है, तो क्या वह रेखा मानचित्र रेलेवेंट होगा कि नहीं। तो धारा 36 कहती है कि वह भी साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसी के साथ अब अनुमान लगाइए। अनुमान में दो बातें आपको याद रखना है कि 83 में कौन सा अनुमान है, 87 में कौन सा। अच्छे से इसको समझिए। अगर सरकार या उसके प्राधिकार के अधीन मानचित्र इत्यादि बना है और वह कोर्ट में पेश किया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा 83 के तहत। तो पहला क्वेश्चन पकड़ लेना है, शैल प्रिज्यूम शब्द है 83 में, तो ये विधि की उपधारणा है और न्यायालय बाध्य है उपधारणा करने के लिए, लेकिन ये विधि की खंडनी उपधारणा है। अर्थात कोई विपक्षी आकर ये कह सकता है कि सरकार के प्राधिकार से जो मानचित्र बना है, हजूर इसमें त्रुटि है, इसे न माना जाए। जैसे कि लेखपाल साहब ने नक्शा बनाया, मानचित्र बनाया, न्यायालय में वह पेश किया गया, तो विपक्षी आपत्ति कर सकता है कि भले सरकार के अधिकारी मानचित्र बनाए हैं, लेकिन इस मानचित्र में क्या है दोष, वास्तविकता कुछ और है और मानचित्र कुछ और बता रहा है। लेकिन न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि मानचित्र क्या है, सही। तो किस धारा में, 83। और जो प्राइवेट व्यक्ति बनाए हैं उसके लिए 87 बना है। अब वो समझिए, न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा, यानी कि 87 में चूंकि में प्रिज्यूम शब्द का यूज हुआ है, अतः ये तथ्य की उपधारणा है और न्यायालय अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है। अनुमान लगा भी सकता है, नहीं भी, और अगर अनुमान लगा भी लेता है तो ये खंडनी है। तो यानी कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति ने मानचित्र बनाया है तो न्यायालय ये अनुमान लगा सकता है कि ये मानचित्र या चार्ट सही हो सकेगा, यानी कि चाहे अनुमान लगाए या न। तो किसके मानचित्र के बारे में अनुमान लगाना बाध्यकारी है, सरकार, और किसके बारे में बाध्यकारी नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति। किसने बनाया है, तो प्राइवेट व्यक्ति। तो सरकार के बारे में उपधारणा या उसके कर्मचारी के किस धारा में, 83, और प्राइवेट व्यक्ति, और ये दोनों सुसंगत की धारा में 36। अब देखिए आपका भाई अगला ये 84 भी काफी महत्वपूर्ण है। विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। देखिए आपका तब कोरिलेट किया जाए। न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की विधियां अंतर्विष्ट होना तात्पर्यित है, तथा हर ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के
विनिश्चयों की रिपोर्टें, विनिश्चय माने निर्णय की रिपोर्ट, जैसे कि AIR आप लोग पढ़ते हैं भारत के लिए। विनिश्चयों की रिपोर्टें अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, असली होना उपधारित करेगा। तो तुरंत दिमाग लगाइए, 84 की उपधारणा कौन सी उपधारणा है? विध की, क्योंकि शैल प्रिज्यूम या उपधारित करेगा लिखा है। विध की खंडनीय उपधारणा कौन सी? अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन पिछली बार इस पर बना था, और जब भी आप पढ़िए थोड़ा कोरिलेट करके पढ़िए, इस सेक्शन को जोड़ लीजिए। कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपको? एक 38 से उठाना है, दूसरा 45 से उठाना है, और फिर आपका एक हम 57 से चलेंगे। लेकिन शुद्ध रूप से ये धारा जो जुड़ती हैं वह 38 से। देखिए क्वेश्चन पिछली बार आपका कैसे बना था वो हमें देखना है, यानी कि पिछली बार के क्वेश्चनों पर भी गौर करना है, क्योंकि मॉडल थोड़ा घुमावदार बने तो आप परेशान न होइए। देखिए आपका 38 के तहत जो विदेशी कानून हैं या जो विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हैं उनको रेलेवेंट बनाया गया है। यानी कि आपका अमेरिका का इस विषय पर नियम क्या है, इस बात को अगर साबित करना है तो 38 कहती हैं कि अमेरिकी सरकार के प्राधिकार के तहत कानून की जो पुस्तक छापी गई है वहाँ वह पुस्तक लाकर भारत में क्या कर दीजिए, पेश। जैसे कि आपका एक उदाहरण भी बताया जाए, करेंट उदाहरण जो आपका है एडल्ट्री या जार कर्म के मामले में। जब जोसेफ साइन के केस में आईपीसी की धारा 497 को लेकर बहस हो रही थी, तो जोसेफ साइन के वकील ने तमाम देशों का उदाहरण दिया कि हजूर इन इन देशों में ये पहले अपराध था, लेकिन अब अपराध की कैटेगरी से क्या हो गया है, बाहर। अतः आप भी इन देशों के मामले को नज़ीर मानते हुए आप निर्णय सुनाइए और इस अपराध को अपराध की श्रेणी से क्या कर दीजिए, बाहर। तो ऐसी दशा में जिन देशों का मैंने बताया गया, तो उन देशों के नियमों को पेश किया गया होगा, जुबानी तो चलेगा नहीं। तो उस देश के कानून क्या हैं उसको समझाने के लिए उस देश की पुस्तक को मंगाया गया होगा, विदेशी पुस्तक को, जो उस विदेशी सरकार के प्राधिकार से छपी होगी। तो जो विदेशी या वहाँ के न्यायालयों ने निर्णय दिया होगा, तो विदेश के न्यायालय के निर्णय वहाँ जिस पत्रिका में छपते होंगे वह पत्रिका क्या की गई होगी, मंगाई गई होगी। तो अब जो क्वेश्चन आपका बनता है कि जो बना है, अच्छा क्वेश्चन लगातार बन रहा है कि फॉरेन लॉ को, विदेशी विधि को कैसे साबित भारत में किया जा सकता है। तो दो तरीका याद रखिए। पहला तरीका आपका 38 के तहत है कि उस विदेशी विधि की जो वहाँ पुस्तक छपी है सरकार के प्राधिकार से, उस पुस्तक को कहाँ पेश कर दिया जाए, भारत के न्यायालय में। और दूसरा अच्छा से याद रखिए, सेक्शन 45 के तहत विदेशी विधि पर एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली जाए, यानी कि विशेषज्ञ की क्या राय। तो बताइए विदेशी विधि को साबित करने के कितने तरीके हैं? दो। कौन कौन है? पुस्तक पेश करके, दूसरा किसकी राय लेकर। तो पुस्तक पेश करेंगे तो कौन सी धारा, 38, और एक्सपर्ट ओपिनियन 45। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है एपीओ में और रिपीट कर सकता है। भारतीय विधि की जहाँ तक बात है, अब आइए भारतीय विधि को साबित नहीं करना है, क्योंकि भारत में जितने कानून लागू हैं उन सभी कानूनों को न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है, बाध्य हैं।
उसकी जुडिशियल नोटिस ली जाएगी। और आपको बताया गया था 57 में कितने तथ्य दिए गए हैं? 13, जिनको न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए क्या है बात। तो भारतीय विधि को कैसे साबित किया जाएगा? तो कहिएगा साबित नहीं किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? जुडिशियल नोटिस। तो किस धारा में जुडिशियल नोटिस ली जाएगी? 57। अब यहाँ देखिए अंदर से पूछा एक बार जे में कि किसकी किसकी जुडिशियल नोटिस ली जाएगी। देखिए आपका दिया हिंदू लॉ की, मुस्लिम लॉ, भारत में प्रचलित प्रथाएं, उपर्युक्त सभी। तो क्या हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भारत में लागू हैं कि नहीं है? तो भारतीय विधि कहा ही जाएगा। और जो भारत में प्रथाएं हैं वो भी कानून है, तो उसकी भी न्यायिक अपेक्षा की जाएगी। चलिए ठीक है भाई आपका। अगला देखिए, अब 84 बस एक लाइन बता दिया, जब मैंने पूरी कहानी का निष्कर्ष निकाल दिया जाए। अगर विदेशी अगर विदेशी विधि के बारे में जो पुस्तक थी 38 वाली, वह कोर्ट में पेश की जाती हैं, या विदेशी न्यायालय के निर्णय वहां जिस पत्रिका में छपते हैं वह पत्रिका कोर्ट में यहाँ पेश की जाती हैं, तो 84 सेक्शन बताता है कि भारत के न्यायालय यह उपधारणा करेंगे, यानी कि इस बात को मानने के लिए बाध्य हैं कि वह पुस्तक सही है, पुस्तक में लिखी बातें सही हैं, वह पत्रिका सही है, और पत्रिका में लिखी बातें सही हैं मतलब असली है। सही है मतलब क्या? असली है। तो समाप्त हो गया आपका। लेकिन कोरिलेट शुद्ध रूप से आप एक सेक्शन से जरूर करिएगा, और वह सेक्शन 38 है। अगला देखिए आपका 85 देखिए, 85 देखिए, मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा, यानी कि पावर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकृत करना। आपका ये क्वेश्चन आपका ये उत्तराखंड में 2-3 बार रिपीट किया है। सेक्शन उत्तराखंड में 50-40-50% क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड रहेंगे। तो क्वेश्चन ये बना है, ये एमपी में, यूपी में तो नहीं बना है, लेकिन एमपी और उत्तराखंड में ये क्वेश्चन बना है कि मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस सेक्शन में। तो कौन सा सेक्शन रट कर जाएंगे? 85। मुख्तारनामा भाई नए लोग समझिए बहुत आपका महत्वपूर्ण होता है। मुख्तार का मतलब ये हुआ कि अपना अधिकार जब किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है उसे मुख्तार कहते हैं, यानी कि उसे अथराइज कर दिया गया, यानी कि उसे उस कार्य के लिए क्या कर दिया गया? प्राधिकृत। देखिए ए के पास ये मकान है, ध्यान से समझिए, और ए चाहता है कि कौन लफड़े में पड़े, हम बी को अपना मुख्तार नियुक्त कर दें और मेरी ओर से कौन मकान बेच दे? बी। तो ऐसी दशा में ए लिखा पढ़ी करे, लिखा पढ़ी करके बी को मुख्तार नियुक्त करे, और उस लिखा पढ़ी को जिस दस्तावेज पर मुख्तारनामा लिखा गया है उस दस्तावेज को पंजीकृत करा ले, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या करा ले? पंजीकृत। मुख्तार माने उसमें आपका नंबर वंबर सब रहेगा। मान लीजिए सी मकान देखने आया और ए ने कहा कि हमने बी को अपना मुख्तार नियुक्त किया है, जाकर उससे बात करिए, और वहीं इस मकान को बेचने का अधिकार रखता है, क्योंकि हमने अपना अधिकार किसको दे दिया है। तो मुख्तार कौन कहलाएगा यहाँ? बी। अब बी सी को यह मकान बेच देता है, तो अगर मुख्तारनामा रजिस्टर्ड है और आपका माने विद्यमान है, तो आपका 85 कहती हैं कि न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि बी को मुख्तार नियुक्त किया गया था, लेकिन मुख्तारनामा रजिस्टर्ड हो कि बिना रजिस्टर्ड के, तो बी को हक होता है। कई लोग नियुक्त, जैसे दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, विदेश चले गए, तो मुख्तार नियुक्त कर देते हैं
और मुख्तार बेच उच कर पैसा उनको क्या करता है, भेज देता है। तो आइए अब बैरक की भाषा देखा जाए। अब तो मुख्तारनामा आप जान ही लिए। देखिए, मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा। न्यायालय यह उपधारित करेगा का मतलब हुआ सेल प्रिज्यूम, यानी कि विधि की खंडनीय उपधारणा। न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय काउंसिल या उप काउंसिल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उसके द्वारा अधिप्रमाणित अटेस्टेड कहिए अधिप्रमाणित होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणित की गई थी। यानी कि दो लाइन ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को मुख्तार नियुक्त किया गया हो और यानी कि अधिकार दिया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो, वे बातें दस्तावेज में लिखी गई हैं और वे जो हैं वह रजिस्टर्ड हो गई या तो न्यायाधीश के यहाँ या नोटरी जो भी हो, तो ऐसी दशा में न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि ये दस्तावेज निष्पादित थी और प्रमाणित अधिप्रमाणित या अटेस्टेड की गई थी। यानी कि आपका नंबर होता है, यानी कि जब मुख्तार नियुक्त किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और आप कोई भी समाज का व्यक्ति जाकर उसे देख सकता है कि अगर मान लीजिए भी कहे कि हम इनका मुख्तार हैं, तो समाज का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कार्यालय में जाकर, रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर इस दस्तावेज को देखने का हकदार है कि क्या बी को ए ने मुख्तार नियुक्त किया है कि नहीं। आप प्रमाणित कापी मांग सकते हैं भाई, यानी कि आप सर्टिफाइड कापी भी मुख्तारनामा की मांग सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये मुख्तारनामा रजिस्टर्ड हो गया तो ये प्राइवेट दस्तावेज अब नहीं रहा, कैसा हो गया लोग। और 74 का मैं क्लास 2 बताया था, थोड़ा दिमाग में बैठाइए। 74 का हमने कौन सा क्लास बता रखा है, 2, कि प्राइवेट दस्तावेज हैं लेकिन वो किस रूप में रख दिया गया, लोक अभिलेख। तो अब प्राइवेट नहीं रहा, क्या हो गया, लोक दस्तावेज। अगला देखिए 85 है इलेक्ट्रॉनिक। 85 है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट क्या होता है ये देखा जाए भाई, तब तो अनुमान लगाया जाए। एक होता है सामान्य एग्रीमेंट, तो पहले सामान्य भी अब देख लेना है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक करार। और एक कौन सा करार हम कराएं, सामान्य। सामान्य में ए ने बी को पत्र भेजा कि हम आपका घोड़ा खरीदना चाहते हैं, अगर आप रजामंद हो तो बताइए। बी भी रजामंद हो गया और आपका करार हो गया, तो ये सामान्य करार कहलाएगा। या दूसरा ये हम देखते हैं कि आमने सामने दोनों हैं, ए ने प्रपोजल किया कि हम आपका घोड़ा खरीदना चाहते हैं 1 लाख में, बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मौखिक करार हो गया। और लेटरबाजी हुआ या लिख कर, तो क्या हो गया, लिखित। ये सामान्य करार हैं। चूंकि वर्तमान युग आपका सूचना का युग है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है, और इस सूचना को आदान प्रदान को सही ठहराने के लिए, वैलिड बनाने के लिए एक कानून अब बन चुका है, आईटी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। जो ये सूचनाएं हैं, जो प्रिंट आउट आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, यह कानून उसको वैलिड बनाता है। और कल ही कई लोग गए तो भाई आपका मैंने विश्वविद्यालय ने आपका दिया नहीं था, आप इंटरनेट से अपना एडमिट कार्ड निकाल कर परीक्षा देने गए थे, तो कम से कम ये तो एक बार सोचे होते, ये जो इंटरनेट से कागज़ निकल रहा है क्या ये सही है।
क्योंकि इसी से आपको परीक्षा भवन में क्या मिल रही है, एंट्री। तो इसे वैलिड माना गया है किस कानून द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक एक करार कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक करार में आपका व्हाट्सएप से करार, मैसेज द्वारा करार, आपका ईमेल द्वारा करार, फैक्स द्वारा करार होगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनके माध्यम से एग्रीमेंट तो ईमेल से ही हम कराते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा क्वेश्चन भी एक बना देते हैं। ए ने बी को ईमेल भेजा और कहा कि मैं 100 किलो चावल तुमसे खरीदना चाहता हूँ 50 रुपया पर केजी के हिसाब से, और ये चावल। ए ने बी को ईमेल भेजा, फिर बी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, फिर बी ने क्या किया कि ए को आपका रजामंदी या एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल भेजा कि आपका प्रपोजल हूबहू हमें क्या है, एक्सेप्ट। तो दोनों रजामंद हो गए तो एग्रीमेंट हो गया। तो आप लोग खुद बताइए, ये सामान्य एग्रीमेंट हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान्य? तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में उपधारणा किस धारा में? 85A, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका संविदा नियम का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि संविदा कहाँ उद्भूत हुई, संविदा कहाँ जन्म ली, या संविदा कहाँ अस्तित्व में आई। तो बताइए इसमें संविदा कहाँ जन्म ली? जहाँ से बी ने ईमेल भेजा था कि जहाँ ए ने बी का ईमेल पाया था। दो ही मैं बता रहा हूँ ऑप्शन। जहाँ ए ने पाया कि बी ने भेजा, जहाँ से। भाई उदाहरण मान लीजिए ए इलाहाबाद है और बी बनारस है, क्योंकि दूसरी शहर। तो संविदा कहाँ जन्म ली? हाँ, याद रखिए, जहाँ से ईमेल भेजा गया था स्वीकृति का, वहाँ नहीं। जहाँ ईमेल क्या किया गया, प्राप्त किया गया। भाई सतर्क रहना है। फिर एक बार देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता। अगर सामान्य नियम रहता, फिर एक बार समझिए, अगर सामान्य तरीके से संविदा होती तो संविदा वहाँ उत्पन्न होती जहाँ से बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा होता। तो अगर सामान्य तरीके से पत्र द्वारा आपका क्या होता, माने संविदा, तो कहाँ संविदा जन्म ले लेती? बनारस में। लेकिन आधुनिक तरीके में अंतर है, और आधुनिक तरीके में वहाँ संविदा फलित होगी जहाँ की प्रतिग्रहण का पत्र पाया गया। इसको केस सहित आगे कॉन्ट्रैक्ट चलेगा ही आपका। दो इसके बाद लगाना है सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट ही लगाना है मुख्य रूप से, क्योंकि इधर आपका मान के चले भी तो 15-20 दिन लगेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेंगे, क्योंकि आपका यूपीजे हो सकता है दिसंबर जनवरी तक, थोड़ा लेट हो सकता है। तो लेट हो जाए तो इधर भाई 1-2 सब्जेक्ट बचे हैं, पूरी समाप्त कर दिया जाए। अगला देखिए भाई आपका, अब बेयर एक्ट, बस एक लाइन जानना है आपका, बेयर एक्ट में कोई दम नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा, न्यायालय यह उपधारणा करेगा तो पकड़ते रहिए, विधि की उपधारणा की, तथ्य की, विधि की। चलिए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख जो पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को अंतर्विष्ट करने वाला करार होना तात्पर्य है। इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ किया गया था, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक करारों को पक्षकारों ने किया था। ये अनुमान लगाया जाएगा किस मामले में? तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के मामले में। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब 85B और 85C यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा। तो करार के बारे में दे, यही पॉइंट पकड़ना है।
इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में दे तो 85A, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक साइन के बारे में दे तो 85B, और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में दे तो 85C। एक जगह एक दिन बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक में जितने जितनी धाराएं हैं लास्ट में, क्योंकि वो अलग से भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब मेंस में ही पूछा जा रहा है। जैसे कि आपका छूटा है 65A छूटा है, 65B छूटा है, तो लास्ट में हम बताएंगे, आपका 2 या 3 दिन लगेगा। अगला देखिए आपका 86 शुरू किया जाए, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। तो आइए अब विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रति के बारे में उपधारणा। तो 86 पहला सेक्शन मिला, जहां लिखा है न्यायालय उपधारित कर सकेगा। तो कर सकेगा में ये कौन सी उपधारणा है? तथ्य की, सदैव खंडनीय तथ्य की है। फिर एक बार देखिए, क्योंकि में प्रिज्यूम लिखा है तो ये आपका तथ्य की उपधारणा हुई, तथ्यात्मक, उसी पर लिख लीजिए। देखिए आपका ये भी कम पूछा जाता है, हल्का सा बता दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति विदेशी न्यायालय से विदेशी न्यायालय के निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी निकाला है, भारत में पेश किया है कोर्ट में, तो भारत के न्यायालय यह अनुमान लगा सकेंगे कि वह प्रमाणित प्रति सही थी। बाध्य नहीं है, विवेकाधिकार। बस एक लाइन का क्वेश्चन। अब आइए 87, बताया ही जा चुका है 83 के साथ, तो फिर एक बार दोहरा दिया जाए। सरकार के प्राधिकार से मानचित्र चार्ट बना है तो उपधारणा करेगा 83 में, और प्राइवेट आदमी ने बनाया है तो उपधारणा कर सकेगा न्यायालय, यानी कि ये भी तथ्य की उपधारणा हुई। और किस सेक्शन में? 87। दोनों बताया गया था, किसके साथ? 83, अलग से नहीं बताना है। इसके बाद 88 आता है, तार संदेशों के बारे में उपधारणा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है भाई। देखिए आपका यूपी ने कैसा क्वेश्चन इस पर बनाया है, और एमपी ने, और आपका एक दो बार इस पर अंदर से काफी जाकर क्वेश्चन बना है। जहां अटैक करना है उसी को हम बता रहे हैं। यानी कि तार संदेश होते क्या है, पहले ये तो समझिए, तब तो आपका पहले तो आपका सेक्शन याद होना चाहिए कि तार संदेश के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस धारा में? 88। तार संदेश के बारे में आपका उपधारणा न्यायालय करने कौन सी उपधारणा है 88 में? तथ्यात्मक की विध्यात्मक? तो शब्द पकड़िए, क्या लिखा है? कर सकेगा। तो कैसी उपधारणा? तथ्य की, तथ्य की है, और सदैव खंडनीय, माने इसका विरोध किया जा सकता है। अब तार होता क्या है और तार संदेश के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी? तो जो पॉइंट अटैकिंग करना है पहले हम उसको बता दे रहे हैं। जो लिखकर तार प्राधिकारी को बातें दी गई वही बातें वह आगे भेजा, इस बारे में उपधारणा न्यायालय कर सकेगा, बाध्य नहीं है। लेकिन किसने तार भेजा इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा, यानी कि तार भेजने वाले के बारे में अनुमान लगाया जाएगा कि तार भेजा गया उसके बारे में, और शब्द भेजे गए तो भेजने वाले के बारे में नहीं। केवल जो बातें दी गई थी वही बातें क्या की गई? भेजी गई। कौन भेजा? इसको अलग से क्या करना पड़ेगा? साबित। यही क्वेश्चन गलत होकर आता है। तार भेजने वाले के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा। रटे रहिए, एक पॉइंट जो अटैक करना है आपको कंपटीशन के लिए। अब तार होता क्या है, और वर्तमान में जो तार का सिस्टम है अब समाप्त हो गया है, यानी कि धारा का उतना महत्व नहीं रहा, क्योंकि तार की जो प्रणाली थी वह समाप्त हो गई है।
तो तार होता क्या है, होता क्या था, बहुत महत्वपूर्ण होता था। तार में देखिए भाई आपका होता क्या था, जैसे तार जो भेजा जाता था उसमें शब्द लिखा जाता था और एक एक शब्दों का पैसा लगता था, ये मैं बता दूं। और तार में यहाँ से वह व्यक्ति यहाँ आपका प्रिंट करता था और जहाँ तार भेजना रहता था वे बातें वहाँ प्रिंट के रूप में निकलती थी। यानी कि मान लीजिए कि आपका इलाहाबाद से बनारस तार भेजना है, तो इलाहाबाद डाक खाने में जाकर आपने पोस्ट ऑफिस में तार प्राधिकारी को अपनी बातें दी, तो जितनी बातें रहेंगी एक एक शब्दों का क्या लगता था, पैसा। इसलिए लोग आपका बहुत कम शब्दों में लिखना चाहते थे और तार आ जाता था, इसका मतलब कि कोई न कोई आफत आ गई है। ये बात याद रखिए। अगर कोई मिलिट्री में है, पुलिस में है, सर्विस में है और उसके ऑफिस में उसके नाम से घर से तार पहुंच गया, यानी कि कोई न कोई परिवार का सदस्य ऊपर पहुंच गया या बहुत सीरियस किसी की हालत है, ये माना जाता था। और तार जैसे ही पहुंचा था तुरंत वह व्यक्ति घर के लिए रवाना हो जाता था, क्योंकि वो मोबाइल वोबाइल उतना उस समय था नहीं। अब तो भाई पल पल की घटनाएं सास बहू और क्या ससुर सब जान ले रहे हैं। उस समय कहीं कोई अता पता नहीं लगता था कहाँ बेटवा है। आजकल भाई उस समय आपका लेटर लिखे या तार, तो तार तुरंत सूचना देना हो तो तार तो तार में शब्द सह लगता था। अब ए ने कुछ शब्द लिखकर तार प्राधिकारी को दिया, तो ये तो अनुमान लगाया जाएगा कि तार प्राधिकारी ने उन्हीं शब्दों को भेजा होगा जिन शब्दों को ए ने तार प्राधिकारी को लिख कर दिया। लेकिन तार किसने भेजा इस बारे में कोई अनुमान नहीं। तो तार अब आइए आपका, तो वर्तमान में तार बंद हो गया भाई। अब मोबाइल आ गया, फैक्स आ गया, ईमेल आ गया, यानी तार वर्तमान में बिल्कुल तरीके से भारत सरकार ने क्या कर दिया, बंद। क्यों बंद किया? क्योंकि इतने आधुनिक साधन आ गए हैं, इस एक सेकंड में आपका सूचनाएं कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। विश्व में किसी भी कोने में आपका एक मिनट से ज़्यादा, एक मिनट क्या बहुत अधिक बताया जाए, 2-4 सेकंड में क्या करिए, इधर से भेजे उधर आपका टिक बना एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में नीला बन गया और सरकार लाल बनवाने के चक्कर में है तो तीसरा सेकंड लगेगा। लाल बन गया मतलब कि सरकार ने आपका देख लिया तो अभी रुका है। देखिए आगे, तो तार संदेश के बारे में उपधारणा एक बार बेरक से बता दिया जाए, वैसे पूरी कहानी बता दी गई। न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई संदेश जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया था जिसे ऐसे संदेश का संबोधित होना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए कार्यालय को जहां से वह संदेश पारेषित, पारेषित माने भेजा गया था, पारेषित किया गया तात्पर्यित है, परिदत्त किया गया था माने तार प्राधिकारी को दिया गया था। किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारेषित किए जाने के लिए परिदत्त किया था कोई उपधारणा नहीं करेगा। तो अभी तो हमने बताया कि ए ने तार प्राधिकारी को जो बातें लिख कर दी थी, तार प्राधिकारी उन्हीं बातों को भेजा है, ये उपधारणा न्यायालय कर सकेगा। लेकिन किसने भेजवाया तार, इस बारे में क्या कोई अनुमान या उपधारणा की जाएगी? नहीं, इसको अलग से अब क्या करना पड़ेगा, साबित। किसने तार भेजवाया इसके बारे में कोई अनुमान नहीं किया जाएगा। स्पष्ट नीचे लाइन लिखी है कि किसने, देखिए निचली लाइन समझिए, हाँ, जिसने पारेषित किए जाने के लिए परिदत्त किया, यानी कि तार भेजने के लिए जिस व्यक्ति ने बातें दी मैंने लिखकर, उस व्यक्ति के बारे में कोई उपधारणा नहीं। तो भेजा गया तार वही तार, ये उपधारणा।
व्यक्ति के बारे में कि किसने भेजने के लिए दिया, कोई अनुमान न्यायालय नहीं लगाएगा। यही क्वेश्चन बार बार यूपीजे और एमपी में लोग गलत करके आ रहे हैं, इसको सुधार कर लीजिएगा 2 लाइन में। 88 के बाद 88A इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा, तो ये भी कर सकेगा है, तो तथ्य की उपधारणा है, न्यायालय अनुमान लगा सकेगा। आपका फिर वहीं इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा, अब इलेक्ट्रॉनिक संदेश आपका आर्यन खां पर जोड़ दिया जाए, सबसे अच्छा है। इन्होंने मोबाइल से चैटिंग की, व्हाट्सएप चैटिंग, और कोई उतना साक्ष्य नहीं है। आपका मेडिकल रिपोर्ट है ज़रूर, जो ये बताती हैं कि ये बहुत दिनों से कोकीन का सेवन कर रहे हैं, इनके ब्लड जांच में पाया गया है। और कोई न तो इनके यहाँ से बरामद हुआ कोई ड्रग्स, न ये लेते हुए पाए गए, न इनके पास था। बस ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट हैं उनके कुछ मने चैट इनके मिले हैं और इसी आधार पर जेल में हैं, और पता ना क्यों जमानत नहीं हो पा रही है। यानी कि हो सकता है कि जो आपका एनसीबी का स्पेशल कोर्ट है वह अपने ऊपर कोई आपका जिम्मेदारी न लेना चाहता हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही जमानत अगर दे देता तो कुछ लोग विरोध भी करते कि लग रहा है कि बड़े बेटवा का माने बड़े बाप का बेटा था और क्या दे दिया गया, पैसा। इसलिए न्यायालय थोड़ा माने हिचकते भी हैं। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई हिचक नहीं अब तो, लेकिन फिर भी भाई जेल में तो कुछ दिन अभी क्या करना पड़ेगा, बिताना ही होगा। वो अलग बात है कि सुनवाई होगी, जमानत होगी, लेकिन थोड़ा नियम कड़ा है आपका इसमें। इसके बाद आपको देखना है कि तार संदेश, उसने व्हाट्सएप से उसको मैसेज भेजा, उस व्हाट्सएप से उसने भी मैसेज भेजा, तो तार संदेश माने आपका इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया। इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपका व्हाट्सएप से भेजिए, ईमेल से भेजिए, ट्विटर से भेजिए, आपका फेसबुक पर भेजिए, मैसेंजर से भेजिए, आपका इत्यादि। यानी कि जितने संसूचना भेजने के क्या है साधन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कहिए, वे सभी साधन आपका क्या माने जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक संदेश में आएंगे। तो सेम जो 88 में आपने पढ़ा था वही दिमाग यहाँ भी लगाइए। क्या संदेश भेजा गया इस बारे में अनुमान लगाया जाएगा, लेकिन किसने संदेश भेजा इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा। यानी कि आर्यन ने ये संदेश भेजा गया था ड्रग्स हैंडलरों को, ये तो अनुमान न्यायालय लगा सकेगा, लेकिन आर्यन ने ही भेजा, इस बात को एनसीबी द्वारा क्या किया जाएगा, कोर्ट में साबित। इस बारे में कोई अनुमान नहीं। तो भाई अपना बताए कि इन्हीं के पास ये मोबाइल था, इन्हीं का ये सिम है, मैंने इन्हीं के पास मोबाइल था, दूसरा यूज नहीं करता था, यही यूज करते थे। अतः ये बात साबित होती है कि इन्होंने ही क्या किया था। पंखा बंद कर दीजिए इधर से, देखिए ई लिखा होगा, एफ ऊपर वाला है, देखिए ई लिखा होगा कहीं या एफ, हाँ बस। देखिए ये बात आपका, यानी कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में जो अनुमान लगाया जाएगा, क्या भेजा गया इस बारे में अनुमान लगाया जाएगा, लेकिन किस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा कि किसने भेजा। तो 88 में जो आपका तार के बारे में था वही बातें हल्का सा चेंज कर देना है, सब कुछ वही रहेगा। तो किस बारे में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संदेश, कोई अंतर ही नहीं है। तो आगे क्या बताया जाए। इसके बाद आ जाइए 89। 89 हम बता चुके थे, फिर एक बार बता रहे हैं, ये चैप्टर समाप्त हो जाए ताकि आपका नया चैप्टर भाई कल से शुरू हो। देखिए आपका 89 को मैं जोड़ा भी था, थोड़ा सतर्क रहिएगा। आपका 65A से जोड़ा था, फिर मैं 66 से जोड़ा था, कौन सी धारा, 89। देखिए ध्यान से भाई,
89 कहती क्या है? तो पहले तो 89 में ये देखना है कि ये विध की उपधारणा है कि तथ्य की। तो पहले शब्द पकड़िए बैरक में, न्यायालय उपधारित करेगा। करेगा मतलब कि शैल प्रिज्यूम, यानी कि विध की उपधारणा और विध की खंडनीय उपधारणा, माने इसको तो काटा जा सकता है। देखिए आपका 65 ये बताया गया था, फिर एक बार समझिए। 65 में 7 ऐसी दशाएं दी गई हैं जहां की आप सेकेंडरी हाँ 7 ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जहां की आप द्वितीयक साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 कंडीशन में 65 ये पहली कंडीशन है जहां की जो व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है वह न्यायालय में साबित कर दे या न्यायालय के मन में एक संभावना बना दे कि हजूर जो मूल कापी है ऐसे व्यक्ति के शक्ति के अधीन है या कब्जे में है जिसके विरुद्ध हम ये द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। अतः ऐसी दशा में, और हमने उसे सूचना भी दी थी किस धारा में? 66। तो बताइए सूचना लिखित होगी कि मौखिक? लिखित। एमपी ने बनाया, किसको दी जा सकती है? पक्षकार को, उसके अटार्नी को, प्लीडर को, उपर्युक्त सभी। तो क्या बताया गया था? कितनी दशाओं में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है? 6। भाई रटिए, बताया गया था कितनी कंडीशन? तो मान लीजिए जिसके पास मूल कापी है धारा 66 के तहत सूचना दे दिया और सूचना के बावजूद भी ओरिजिनल कापी वह व्यक्ति लाया नहीं, तो जब नहीं लाया सूचना के बाद तो तुरंत कौन सी धारा आ जाएगी? 89। अब न्यायालय उस दस्तावेज के बारे में यह अनुमान लगाएगा कि वह दस्तावेज विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी। यानी कि सूचना के बाद भी मूल कापी जिस व्यक्ति के पास थी नहीं लाया, तो न्यायालय यह अनुमान कर लेगा कि मूल कापी सही थी, अनुप्रमाणित थी और निष्पादित भी की गई थी। और अगर स्टाम्प है तो क्या थी? स्टाम्पित, यानी कि उस पर मोहर लगा था। तो जब भी 89 पढ़िए किसके साथ पढ़िएगा? 65 है। और किसके साथ? 66। और भी धाराएं हैं, उतना नहीं। अब आइए आपका 90 और 90 लगातार क्वेश्चन इससे बनते हैं लास्ट धाराओं से। अब पेयर एक पहला ये पकड़ना है कि दोनों को एक साथ लेकर चला जाए। दोनों में जो उपधारणाएं हैं ये एमपी से लेकर तमाम राज्य पूछा गया है। यूपी जे और एपीओ में दोनों में पिछली बार आया, बिहार जे में आया। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। पहला आपका मिलेगा कि 90 और 90 ए में जो उपधारणा हम बताएंगे वह चूंकि मैं प्रिज्यूम लिखा है, मैं प्रिज्यूम का मतलब न्यायालय अनुमान लगा सकेगा, अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर अनुमान लगा ही लेता है तो उस अनुमान को काटा जा सकता है, माने उसका क्या किया जा सकता है? खंडन। तो ऐसी दशा में अब पहला क्वेश्चन तो यही बना है कि धारा 90 के तहत जो दस्तावेज के बारे में उपधारणा है वह विध्यात्मक उपधारणा है कि तथ्यात्मक, यानी कि विधि की उपधारणा है कि तथ्य की? हाँ, तथ्य की। क्यों तथ्य की? क्योंकि शब्द क्या लिखा है? मैं प्रिज्यूम। चलिए दूसरा 90 पर आइए। कितने वर्ष पुराने दस्तावेज होने चाहिए 90 के लिए? तो रट कर जाइए 30 30 30। तो 60 न मार दीजिएगा, 3 बार रटवाया जा रहा है, 30 मारिएगा। कितने साल? 30 साल पुराने दस्तावेज हैं। उचित अभिरक्षा में था, उचित अभिरक्षा से निकालकर कोर्ट में पेश किया गया तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि वह दस्तावेज सही था, उसका निष्पादन हुआ था, अनुप्रमाणक साक्षी अगर हो तो वे साइन किए थे, यानी कि सब कुछ क्या था? सही था कि गलत?
तो बताइए दस्तावेज के असली होने के बारे में उपधारणा की जा सकेगी कि निष्पादित होने के बारे में, कि दोनों के, कि इनमें से कोई नहीं। तीनों आ जाए तो तीनों मार दीजिए। अनुप्रमाणित के बारे में अगला क्वेश्चन आपका, जो बिहार ने थोड़ा अंदर से एक क्वेश्चन पूछ दिया कि 30 वर्षों की गिनती कब से की जाएगी, तो जब वह दस्तावेज न्यायालय में क्या किया गया है पेश। फिर एक बार याद रखिए, जब वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा से निकालकर न्यायालय में पेश किया गया है, उसके उसी दिन से 30 वर्ष की गणना की जाएगी। कितने पिछले कितने 30 साल से वह उचित अभिरक्षा मैंने जहां होना चाहिए कानूनी रूप से वहां वह दस्तावेज रखा गया था। अब 90A आ जाइए। 90A भी तथ्य की उपधारणा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में उपधारणा है। यानी कि आपका 90A जो है 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो दो क्वेश्चन बना था, देखिए कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा की जा सकेगी। 5 साल, 10 साल, 30 साल। 5 साल। तथ्य की उपधारणा है कि विधि की, तथ्य की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में उपधारणा किस धारा में की जाती है। 90A उचित। देखिए फिर एक बार देखिए, तीन ही क्वेश्चन बने हैं। एक तो सेक्शन बना था, दूसरा आपका कितने वर्ष पुराने, तो भाई 5 वर्ष सेक्शन पूछे तो 90A। एक बार लास्ट में बता दिया जाए, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है 5 वर्ष पुराना है, याद रखिए कितने साल, और उचित अभिरक्षा में था, उचित अभिरक्षा से निकालकर कोर्ट में पेश किया गया है, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। तो तुरंत दिमाग लगाना है, कर सकेगा मतलब है इंग्लिश में मैं प्रिज्यूम, यानी कि तथ्यात्मक उपधारणा है कि विध्यात्मक। तथ्यात्मक कैसी, तथ्यात्मक है। क्या उपधारणा कर सकेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख असली है, निष्पादित किया गया था, सब कुछ क्या था, सही। इस प्रकार ये चैप्टर भी आज समाप्त हुआ। तो आपका अभी आपका आईपीसी चलेगी। देखिए कल आपका आईपीसी लिखवाना है और टीपीए भी आज हो जाएगा। तो टीपीए अब सोमवार से ही चला जाए। हम भी इधर कुछ व्यक्तिगत कारणों से व्यस्त रहे काफ़ी, और कल दिन भर हम भी गाड़ी चलाए तो पूरा कमर उमर भाई अब गाड़ी चलाने की आदत छूट गई है। तो आपका 100 किलोमीटर चला दीजिए तो दूसरे दिन हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए लेट भी हो गया थोड़ा आज। तो आपका टीपीए सोमवार से ही चलाया जाए अब आराम से। अभी आपका आईपीसी चलेगा भाई। आईपीसी आज खींचते हैं कुछ ज़्यादा, क्योंकि आज थोड़ा खाली भी हैं। और कल आपका एविडेंस लेक्चर चलेगा और आईपीसी लिखवा देंगे, क्योंकि टीपी आपका सोमवार से ही चला जाए। भाई कल का शेड्यूल बताया जाए। आपका एविडेंस में लेक्चर चलेगा 1.5 घंटा, और आपका आईपीसी में लिखवाएंगे। मेंस के लिए लाइएगा, क्योंकि प्री के लिए आपका नोट्स ले लीजिए, पर्याप्त है। 1-2 चीज़ें ही जोड़नी है। 82 तक भाई अच्छा नोट्स बना है। और आपका देखिए शाम को लिखवाया जा रहा है आईपीसी में आपका, इसीलिए मैंने फिर बता दिया एक लाइन। भाई जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है शाम को अलग, मैंने वही सब्जेक्ट भले चल रहा हो, लेकिन शाम को अलग चैप्टर उठाया गया है, सुबह अलग। इसलिए उठाया गया है कि मान लीजिए कल एग्ज़ाम आ जाए 10 दिन में, तो आप कुछ वीडियो से भी देखकर पढ़ सकते हैं। तो आप बहुत जल्दीबाजी में हैं पढ़ने की, तो शाम वाला लेक्चर भाई नहीं आ रहे हैं तो वीडियो पढ़ लीजिए। वहाँ सीआरपीसी आपका 353 से शुरू हुआ है, और आपका आईपीसी चैप्टर 17 से, यानी कि 378 से। और सुबह के पीरियड में इसीलिए आईपीसी शुरू से चल रही है। और आप मैंने बहुत जल्दीबाजी हो तो आप वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। और आपका इसके बाद सीआरपीसी सुबह लगेगी, एविडेंस समाप्त हो जाए तब, क्योंकि भाई आपका यूपी एपीओ भी आ जाएगी। तो एक
बस एक सब्जेक्ट एपीओ का केवल बचेगा सुबह सीआरपीसी, वो भी जल्दी ही प्रयास करते हैं एविडेंस को 8-10 दिन में निकालने का। नहीं निकलेगा तो 2 दिन सब सब्जेक्ट रोक के और एविडेंस चला देंगे अगले हफ्ते क्योंकि भाई आपका इधर थोड़ा खींचा जा सकता है एविडेंस, इधर थोड़ा खींचा जा सकता है। तो अभी 15 मिनट बाद भाई आईपीसी चलेगी।